आज बताएंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चीन परिपाटी। इसे नई कार्तीय चीन परिपाटी भी बोलते हैं, नई कार्तीय चीन परिपाटी भी बोलते हैं। तो देखें, सबसे पहले हम जानते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है ये, और ये है उत्तल दर्पण। और ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये भी दर्पण का क्या है, ये मुख्य अक्ष है। ये वर्तक केंद्र है, ये फोकस है, ये ध्रुव है। ये वर्तक केंद्र है, ये फोकस है, और ये ध्रुव है। ध्रुव को मूल बिंदु माना जाता है। यानी नई चीन परिपाटी जो पढ़ेंगे ना, तो उसमें ध्रुव जो होता है ना, ध्रुव दर्पण का जो ध्रुव है उसको क्या मानेंगे, उसको मूल बिंदु मानते हैं। अब मूल बिंदु का अगर हम दाहिने तरफ जाएंगे तो उसको दायां साइड कहेंगे, और मूल बिंदु के बाएं की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसको बायां साइड कहेंगे। जैसे ये मूल बिंदु है, यहां से अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां तरफ। और ये मूल बिंदु का अगर इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां तरफ हो जाएगा। उस तरह इस दर्पण में भी देखेंगे, ये क्या है, ये मूल बिंदु है। ये एक रेखा है, अगर इस रेखा से अगर इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दायां। और इस रेखा से इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। तो दायां बायां और मूल बिंदु समझ में आ गया। अब इसका पहला पॉइंट देखेंगे, है ना। चीन परिपाटी का पहला नियम देखेंगे। पहला नियम कह रहा है कि बिंब या वस्तु को हमेशा मूल बिंदु के बाईं ओर रखा जाता है। यानी वस्तु हो या बिंब हो, उसको हमेशा कहां पे रखेंगे, मूल बिंदु के किधर रखेंगे, बाएं तरफ रखेंगे। देखिए ये मूल बिंदु है, और मूल बिंदु को हमेशा किधर रखेंगे, वस्तु को बाएं साइड में रखेंगे। जब भी होगा उसको कहां, कौन साइड में रखेंगे, दाएं साइड में रखेंगे, भले कोई भी दर्पण हो। देखा, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, हम वस्तु को हम जब भी रखेंगे तो मूल बिंदु के दाएं साइड में रखेंगे। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा नियम देखेंगे। अब इसका दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव P से मापी जाती है। यानी मुख्य अक्ष के समांतर जो भी दूरी होगा तो उसको ध्रुव P से नापेंगे। यानी ध्रुव P, यानी P को हम क्या माने हैं, मूल बिंदु माने हैं, तो ये P से ही मापेंगे। अगर इधर का ध्रुव लेना है तो यहां से लेकर इधर लेना पड़ेगा, और इधर से इधर की तरफ लेना है तो हमको यहां से लेकर इधर के ऐसे नापेंगे, क्योंकि ये हमको मूल बिंदु से ही नापना है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, मूल बिंदु के दाईं ओर सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। पर हम मूल बिंदु के दाईं तरफ, देखिए ये मूल बिंदु है, और इसके दाएं तरफ अगर जाएंगे तो जितना भी दूरी होगा क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस वाला होगा। देखो ये मूल बिंदु है, आया हुआ, और इसके इधर इस साइड में जाएंगे तो जितना भी दूरी होगा क्या होगा, वो धनात्मक होगा, प्लस में होगा। समझ में आ गया, तीसरा पॉइंट समझ में आ गया। अब चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा कह रहा है कि मूल बिंदु के बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। देखो दाएं तरफ तक क्या होगा, धनात्मक, अब बाएं तरफ क्या कर रहा है, ऋणात्मक होगा। ये मूल बिंदु है, अब मूल बिंदु का अगर बाएं साइड में जाएंगे तो क्या होगा, सभी दूरियां ऋणात्मक होगा। देखो ये मूल बिंदु है, देखिए मूल बिंदु आया हुआ है, इसका अगर बाएं साइड में जाएंगे तो जितना भी दूरी लेंगे तो कौन क्या होगा, उसका साइन ऋणात्मक होगा। चौथा पॉइंट समझ में आ गया। अब पांचवा पॉइंट देखेंगे। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बनता है तो उसकी लंबवत ऊंचाई धनात्मक होती है। अगर कोई प्रतिबिंब बना, यानी प्रतिबिंब तो यानी मुख्य अक्ष के ऊपर ही बन सकता है और नीचे भी बन सकता है। अगर प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के अगर ऊपर बना है तो इसका जो लंबवत ऊंचाई होगा क्या होगा, धनात्मक होगा। मान लेते अगर कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बना, यहाँ पर अगर प्रतिबिंब बना तो इसका जो लंबवत जो हाइट जो होगा ना, हाइट, इसका जो हाइट जो होगा क्या होगा, प्लस में होगा। अब देखेंगे छठा पॉइंट। छठा पॉइंट कह रहा है कि वस्तु का प्रतिबिंब यदि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनता है तो उसकी लंबवत ऊंचाई ऋणात्मक होती है। अगर कोई प्रतिबिंब है, अगर वो मुख्य अक्ष से ऊपर न बन के नीचे बने, अगर मान लेते प्रतिबिंब यहाँ पर बना, प्रतिबिंब यहाँ पे बना, तो इसका जो लंबवत ऊंचाई जो होगा ना, हाइट जो होगा ना, क्या होगा, माइनस में होगा। एच बार मान लीजिए यहाँ पे एच लेंगे ना तो एच बार माइनस में लिखाएगा। जो भी मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये क्या है, प्रतिबिंब है, तो इसका जो एच जो लिखेंगे, हाइट जो लिखेंगे क्या हो जाएगा, एच बराबर -5 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के नीचे बना है। जब मुख्य अक्ष के नीचे जो कोई भी प्रतिबिंब बनेगा ना तो उसका जो लंबवत ऊंचाई जो होगा ना क्या होगा, माइनस में होगा। और यही प्रतिबिंब अगर ऊपर बनता है तो इसका जो लंबवत ऊंचाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस और माइनस समझ में आ गया। अगला देखेंगे। अब अगला देखेंगे, वस्तु या बिंब दूरी किसे कहेंगे, वस्तु या बिंब दूरी किसे कहेंगे। तो दर्पण के ध्रुव P और वस्तु तक की दूरी को बिंब दूरी कहेंगे। कह रहा है कि दर्पण के ध्रुव P, तो दर्पण का ध्रुव क्या है, P ये है। और कोई भी वस्तु को देखा, और वस्तु तक की दूरी, तो वस्तु को रख देते, मान लेते वस्तु को हम कहाँ पर रखते हैं, वस्तु को रख देते यहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, यहाँ पे वस्तु को रख देते हैं। ये तो वस्तु हो गया।
और ये ध्रुव है। तो ध्रुव से लेके और ये जो यहाँ पे जो वस्तु रखा है यहाँ से लेकर यहाँ इसकी दूरी, इसके यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी कहेंगे, यू। तो वस्तु दूरी समझ में आ गया। जहां पर वस्तु रखेंगे वहां से लेकर और दूर तक के दूरी को क्या कहेंगे? वस्तु दूरी कहेंगे। अब देखा, वस्तु दूरी या बिंब दूरी को यू से लिखा जाता है। इसको कौन सा लेटर से लिखा जाता है? यू लेटर से लिखा जाता है। अगला टॉपिक देखेंगे, प्रतिबिंब दूरी क्या है? प्रतिबिंब दूरी क्या है? तो दर्पण के ध्रुव P और प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक रखे हैं, तो ये तो वस्तु है, इससे समानांतर किरण किया, लौटने के बाद परावर्तित किरण कहाँ से? फोकस होकर लौटा, फिर यहाँ से कौन सा किरण जाएंगे? वक्ता केंद्र से गया, इसी पथ पर लौट गया, तो इसे पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बना, तो ये देखा, ये है बिंब और ये इसका क्या है? प्रतिबिंब है। तो दिखा, दर्पण का ध्रुव ये है, तो ध्रुव से लेकर और वह यहाँ तक की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। जहां पर प्रतिबिंब बनेगा वहां से लेकर और ध्रुव तक की दूरी को क्या कहेंगे? प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। तो प्रतिबिंब दूरी समझ में आ गया ना। प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखा जाता है। प्रतिबिंब दूरी को कैसे से लिखा जाता है? भी से लिखा जाता है। वस्तु दूरी को यू से लिखा जाता है और प्रतिबिंब दूरी को भी से लिखा जाता है। तो वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी समझ में आ गया। अब अगला है, फोकस दूरी किसे कहेंगे? फोकस दूरी किसे कहेंगे? तो दर्पण के ध्रुव P और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कर दर्पण के ध्रुव P, देखो ये दर्पण का ध्रुव है P और ये क्या है? ये मुख्य फोकस है। यहां तक, यहां से लेकर और यहां तक की दूरी क्या कहेंगे? दर्पण, यानी इसका कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे। दर्पण के ध्रुव और फोकस के तक की दूरी को कौन सी कहेंगे? फोकस दूरी कहेंगे। इसको स्मॉल f से लिखा जाता है। अब देखेंगे, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी किसका धनात्मक होता है और किसका ऋणात्मक होता है? पहला देखेंगे वस्तु दूरी। वस्तु दूरी हम देखे हैं कि कोई भी दर्पण होगा, वस्तु को हम किधर रखते हैं? कोई भी दर्पण, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, चिन्ह परिपाठ में हम पढ़े हैं कि वस्तु दूरी को हमेशा, यानी जो ये मूल बिंदु होता है उसे किधर रखते हैं? मूल बिंदु से किधर रखते हैं? बायां साइड में रखते हैं। किधर रखते हैं? बायां साइड में रखते हैं। मूल बिंदु के बायां साइड में रखते हैं। तो जानते हैं कि मूल बिंदु के बायां साइड में जो भी दूरी होता है क्या होता है? ऋणात्मक होता है। तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों का जो क्या होगा? फोकस दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक क्यों होगा? क्योंकि वह मूल बिंदु से क्या है? बायां साइड में रखा जाता है। कोई भी वस्तु है उसको कौन साइड में रखते हैं? मूल बिंदु के बायां साइड में रखते हैं। इसीलिए इसकी फोकस दूरी का जो वस्तु दूरी होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ये अवतल दर्पण का भी फोकस दूरी यानी वस्तु दूरी ऋणात्मक होगा और उत्तल दर्पण का भी वस्तु दूरी क्या होगा? ऋणात्मक होगा। दोनों का ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखेंगे प्रतिबिंब दूरी। अवतल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी क्या होता है और उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? देखो, तो अवतल दर्पण में 6 केस होता है। 6 स्थिति में प्रतिबिंब बनता है। जब पहला स्थिति में प्रतिबिंब को ध्रुव और F के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनता है? इस साइड में बनता है। कहाँ बनता है? यहाँ पर बनता है। जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा, देखो ये मूल बिंदु से क्या हो जाएगा? दाएं साइड में हो जाएगा। जब दाएं साइड में कोई भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक हो गया। और बाकी जितना भी केस होता है ना, F पे रखे चाहे F और C के बीच में रखे, चाहे C पर रखे, चाहे C और अनंत के बीच में रखे या अनंत पे रखे, तो जितना बार में हर केस में क्या करता है? उसके बाद इधर केस का मूल बिंदु के बाएं साइड में बनता है। तो बाएं साइड में जो भी प्रतिबिंब बनेगा तो उसका जो दूरी जो होगा क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो उसका जो प्रतिबिंब की दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। और जब दाएं साइड में जो बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो एक केस में क्या करता है? ये प्रतिबिंब तो बन जाता है दाएं साइड में, तो इसका दूरी तो हो जाएगा धनात्मक। अब बाकी 5 केस में क्या करता है? प्रतिबिंब जो बनता है मूल बिंदु के बाएं साइड में बनता है, तो इसका प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। तो इसका अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब दूरी होता है क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। इसका प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। क्योंकि इधर कहते थे एक बार धनात्मक होता है, बाकी इधर वाला केस में क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में देखेंगे, उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब जो देखा, दो ही केस ही होता है इसका। दोनों केस में क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है तो दाएं साइड में बनता है। प्रतिबिंब कौन सा साइड में बनता है? दाएं साइड में। जब दाएं साइड में जो प्रतिबिंब बनेगा तो इसका जो दूरी जो नापेंगे क्या होगा? धनात्मक होगा। तो इसका जो प्रतिबिंब दूरी क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब दूरी धनात्मक होता है। आप देखेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का क्या करेंगे? अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का क्या करेंगे? फोकस दूरी देखेंगे। क्योंकि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होता है क्या होता है? मूल बिंदु के बायां साइड में है। मूल बिंदु के बायां साइड में है।
तो बायां साइड में देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या हो जाएगा, फोकस दूरी होगा। तो बायां साइड में जो भी दूरी होगा तो ऋणात्मक होगा, तो इसका जो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक। आप देखेंगे उत्तल दर्पण का, उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी है क्या है, ये मूल बिंदु के दायां साइड में है, और दायां साइड में जो भी दूरी होगा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो इसका जो उत्तल दर्पण का जो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। प्लस का सिंबल का मतलब क्या होगा, धनात्मक, और माइनस वाला क्या होगा, ऋणात्मक। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/b प्लस 1/f होता है, जिसमें f क्या होता है, f होता है फोकस दूरी, v होता है क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी, और u होता है वस्तु दूरी। u क्या होता है, वस्तु दूरी होता है। आवर्धन किसे कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। आवर्धन को m से लिखा जाता है, आवर्धन को क्या चीज से लिखा जाता है, m से लिखा जाता है। m बराबर क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे में क्या हो जाएगा, बिंब की ऊंचाई। देखो m बराबर क्या होगा, h डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और h क्या है, बिंब की ऊंचाई है। अगर ऊंचाई अगर न दिया रहेगा तो हम देखा v माइनस बी बट्टे यू भी लगा सकते हैं। प्रतिबिंब बराबर क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला माइनस बी बट्टे यू भी होता है। अगर ऊंचाई न दिया रहे तो उस केस में हम v और u से काम चला सकते हैं आवर्धन निकालने के लिए। तो आवर्धन भी समझ में आ गया, दर्पण सूत्र भी समझ में आ गया।